students, we are now starting with our 12th standard batch, and in that, we are starting with the first chapter in statistics. We are starting off with the first chapter in statistics, which is linear correlation. Now, in the textbook, the chapter is second, but we are starting it first because it's a very easy chapter. Okay, formula based chapter and very easy chapter. The weightage for this chapter is of 12 marks. Yes, you heard it right, it's of 12 marks. सो ये चैप्टर अगर हमको अच्छी तरह से आ गया तो इन आवर बोर्ड एग्जाम 12 marks easily in our pocket, right? So let's begin with the chapter. Let's start with the chapter. The name of the chapter says linear correlation. तो पहले हम इसको समझेंगे. विल डिवाइड दिस टू वर्ड्स, पहले लीनियर एंड देन कोरिलेशन. इन दोनों को हम अलग अलग टाइम पे समझेंगे और फिर चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे. कोरिलेशन क्या है पहले वो समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोरिलेशन, एंड देन विल टेक दैट वर्ड लीनियर, दोनों को जोड़ेंगे एंड विल गेट दैट डेफिनेशन. तो पहले कोरिलेशन क्या है? तो मीनिंग ऑफ कोरिलेशन सेज द साइमल्टेनियस चेंज इन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स. Yes, so in this chapter we would be given with two variable. One variable will be the cause and the other variable will be the effect. One variable will be cause and other variable will be effect. Now what is this cause, what is this effect, उसका हम अभी एग्जाम्पल देख रहे हैं. लेकिन कोरिलेशन क्या बोल रहा है? साइमल्टेनियस चेंज. मतलब अगर कॉज के वेरिएबल में चेंज आएगा तो इफेक्ट के वेरिएबल में भी चेंज आएंगे. हमको दो वेरिएबल दिए होंगे जिसको हम डिनोट भले एक्स वाई से करें, हम उसको डिनोट एक्स वाई से करेंगे, लेकिन वो जो हमारे दो वेरिएबल हैं दे आर कॉज वेरिएबल एंड इफेक्ट वेरिएबल. तो साइमल्टेनियस चेंज मतलब अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है, अगर कॉस का वेरिएबल बढ़ रहा है जिसको मान लो हमने एक्स से डिनोट किया, अगर वो वेरिएबल बढ़ रहा है सो साइमल्टेनियसली वाई वेरिएबल, द इफेक्ट वाला वेरिएबल भी या तो बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है. तो साइमल्टेनियस चेंजेस ये दो वेरिएबल में आएंगे. क्यों? बिकॉज देयर आर cause and effect relationship between two variables. There is a cause and effect relationship between the two variables. मतलब one variable will be cause and the other variable will be effect. तो उनमें cause and effect relationship होगी, and the two variables may also change, the value may also change because of some other factor. इसको हम यहाँ पर नहीं कंसिडर करेंगे other factor को. कॉज एंड इफेक्ट पर हमने ज्यादा एम्फसाइज करना है कि दो वेरिएबल्स के जो बीच में जो दो वेरिएबल्स हमको दिए होंगे उनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा, जिस वजह से अगर एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरा भी साइमल्टेनियसली या तो बढ़ेगा या तो साइमल्टेनियसली कम होगा. या तो कॉज अगर कम होगा, कॉज का वेरिएबल कम होगा तो इफेक्ट का वेरिएबल या तो बढ़ेगा या तो वापस कम होगा. तो साइमल्टेनियस चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे. अब सर ये कॉज एंड इफेक्ट क्या है? व्हाट इज दिस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो आप ये बता रहे हैं? तो ये जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा तो उसको हम कंसिडर करके उनके बीच में ऐसा बोलेंगे कि कोरिलेशन है, उनके बीच में संबंध है. कोरिलेशन है, संबंध है. तो कॉज एंड इफेक्ट वाले सर कौन से हैं? कॉज एंड इफेक्ट वाले सर कौन से एग्जाम्पल हैं? तो मैंने लेफ्ट साइड पर देखो तुमको 5-6 कॉज के एग्जाम्पल दे दिए हैं, राइट साइड पर हमने उसके इफेक्ट के एग्जाम्पल दे दिए हैं. ऑन द लेफ्ट साइड द रीजन फॉर कॉज, द राइट साइड देयर आर रीजंस फॉर इफेक्ट. सो पहला कॉज देखो क्या एग्जाम्पल दिया है? रेनफॉल. रेनफॉल देखो किसी के हाथों में नहीं है. रेनफॉल अगर हो रहा है तो उसकी इफेक्ट यहाँ पर देखो किधर दी हुई है. उसकी इफेक्ट हमने यहाँ पर किस पर दी हुई है? इट इज गिवन ऑन द यील्ड ऑफ राइस. कि राइस में क्या
चेंज आ रहे हैं, रेनफॉल की वजह से कितना राइस का यील्ड हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो रेनफॉल अगर एडिक्वेट होगा, सफिशिएंट होगा, तो यील्ड भी बढ़ेगा। तो उनके बीच में देखो संबंध मुझे दिख रहा है कि रेनफॉल अगर होगा एडिक्वेट, तो यील्ड ऑफ राइस भी हमको वहां पर बढ़ता हुआ दिखेगा। देन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स, देखो यहां पर अभी एक दो ईयर से हो क्या गया है कि भाई सबके इनकम की तो वाट लगी पड़ी है। तो हम जितना एक्सपेंडिचर करेंगे, इफ माई एक्सपेंडिचर इफ इट गोज अप, माई सेविंग्स ऑटोमेटिकली गोज डाउन। तो रेनफॉल और यील्ड ऑफ राइस में क्या देखा था कि रेनफॉल अगर एडिक्वेट होगा तो यील्ड ऑफ राइस बढ़ेगा, यील्ड ऑफ राइस बढ़ेगा। तो उनमें देयर वाज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट। जबकि एक्सपेंडिचर और सेविंग में कैसा होगा कि जितना जितना तुम्हारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा उतनी उतनी तुम्हारी सेविंग कम होती जाएगी, या तो जितना तुम्हारा एक्सपेंडिचर कम तो सेविंग ज्यादा। तो देयर यू कैन सी इट इज इनवर्स रिलेशनशिप, या तो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है वहां पर। रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ राइस में डायरेक्ट थी, एक बढ़ा दूसरा भी बढ़ेगा। एक्सपेंडिचर में इनडायरेक्ट है, एक बढ़ेगा तो सेविंग्स कम होगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो सेविंग कम होगा, एक्सपेंडिचर कम होगा तो सेविंग शूट मारेगा, एकदम शूट। देन कोविड एंड वैक्सीनेशन, यार सर इसका एग्जांपल मत दो यार, हर जगह हम अगर देख रहे हैं तो हमको खराब खराब समाचार ही सुनने में आता है, कोविड बढ़ गया, कोविड बढ़ गया, कोविड बढ़ गया है। अब जितना जितना कोविड बढ़ता जाएगा क्या ना, से उतना ही लोगों को हमें वैक्सीनेशंस देने पड़ेंगे। जितना जल्दी हमने वैक्सीनेशंस दे दिया उतना फिर कोविड कम हो जाएगा। तो कोविड एंड वैक्सीनेशन हैज आल्सो गॉट अ रिलेशनशिप, राइट। जितना कोविड बढ़ेगा उतना वैक्सीनेशन देना पड़ेगा, और जैसे हम वैक्सीनेशन दे देंगे कोविड ऑटोमेटिकली इट विल गो डाउन। देन ये हमने बहुत बचपन में देखा था, 11th स्टैंडर्ड में देखा था, प्राइस एंड डिमांड। उसमें भी देखो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप तुमको देखने को मिलेगी, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप तुमको देखने को मिलेगी कि जितना जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी डिमांड कम होती जाएगी। सो उसमें हमने इनडायरेक्ट रिलेशनशिप्स देखे हैं। देन सेल एंड प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। तुम जितना ज्यादा अपना कंपनी का सेल बढ़ाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल एंड प्रॉफिट डायरेक्ट रिलेशनशिप। बेटा आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ कॉज एंड देयर इज अ इफेक्ट एंड देयर इज अ डायरेक्ट इफेक्ट। एक की वैल्यू साइमल्टेनियसली बढ़ती है तो दूसरे की भी बढ़ रही है, या तो एक की वैल्यू साइमल्टेनियस बढ़ रही है तो दूसरे की वैल्यू कम हो रही है। तो कुछ तो संबंध इसमें दिख रहे हैं, कुछ तो संबंध है, कुछ तो रिलेशनशिप है। आइदर आई वुड से देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, आइदर आई वुड से देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। तो कुछ तो रिलेशनशिप है, राइट। देन एल्टीट्यूड ऑफ अ माउंटेन एंड ऑक्सीजन इन द एयर। अब देखो जितने ज्यादा तुम माउंटेन के एल्टीट्यूड टॉप पर जाओगे उतना ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है एल्टीट्यूड ऑफ द माउंटेन एंड द लेवल ऑफ ऑक्सीजन ओवर देयर। जितने कम एल्टीट्यूड पे होगे उतना ऑक्सीजन का लेवल तुमको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इन सब वेरिएबल्स में देखो कॉज भी है और उसके सामने उसकी इफेक्ट भी है, एंड इनमें हमें कुछ रिलेशनशिप दिखता है, कोई चेंजेस हमें दिखते हैं कि एक की वैल्यू बढ़ी तो साइमल्टेनियसली दूसरे की वैल्यू बढ़ेगी, एक की वैल्यू बढ़ी तो दूसरे की वैल्यू कम होगी। तो देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स, देर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आई कैन गिव, वो खत्म ही नहीं हो सकते हैं कि जिनके बीच में ऐसी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगी। लेकिन यहां पर टू मेक यू अंडरस्टैंड आई फील दिस एग्जाम्पल्स आर सफिशिएंट इनफ कि इनके बीच में रिलेशनशिप है, को रिलेशन एग्जिस्ट करता है, को रिलेशन इनके बीच में एग्जिस्ट करता है। तो अब चलते हैं को रिलेशन की डेफिनेशन पर। लेट्स गो टू दैट को रिलेशन डेफिनेशन। देखो ऊपर वाला जो मीनिंग है, जो एग्जाम्पल है, दोनों को हमने मैच कर दिया, दोनों को हमने एक साथ लिख दिया। क्या बोल रहे हैं? इफ देर आर साइमल्टेनियस चेंज इन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नाउ डायरेक्ट इफेक्ट का मतलब क्या? एक की वैल्यू बढ़ी दूसरे की भी वैल्यू बढ़ेगी। इनडायरेक्ट बोले तो क्या? एक की वैल्यू बढ़ी तो दूसरे की वैल्यू कम होगी। तो देर इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, then we can say कि there exists a correlation between two
वेरिएबल्स, इनके बीच में दो वेरिएबल्स जो हमको दिए हैं उनके बीच में कोरिलेशन है, कुछ तो संबंध एग्जिस्ट करता है। तो दैट इज लीनियर कोरिलेशन की डेफिनेशन में मैंने कोरिलेशन समझा दिया आपको कि हमें दो वेरिएबल दिए होंगे जिनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगी, और एक की वैल्यू चेंज हुई तो दूसरे में डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलेगा, एक की वैल्यू चेंज हुई तो दूसरे में इनडायरेक्ट आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसा जब आपको देखने को मिलेगा तो हम ऐसा कंक्लूड करेंगे कि देयर एग्जिस्ट सम रिलेशनशिप, सम कोरिलेशन बिटवीन दिस टू वेरिएबल। अब लीनियर कोरिलेशन का डेफिनेशन पर चलते हैं कि लीनियर अब कोरिलेशन क्या हुआ सर, व्हाट इज अ लीनियर कोरिलेशन? The correlation is said to be a linear correlation if the points are plotted on a paper, ग्राफ पेपर पर हमने ये x और y का अगर हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ पेपर पे उनके सारे पॉइंट्स को प्लॉट किए एंड जो भी हमें वैल्यूज दिए वो प्लॉट करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ बन रहा है उसमें वो स्ट्रेट लाइन की तरह वो ग्राफ बन रहा है, आइदर दैट लाइन इज गोइंग अपवर्ड्स or that line is going downwards. So on a piece of graph paper, when we plot this x values and y values, and if we see that the plotted points are in a straight line, either they are moving upwards or they are moving downwards, then the relationship between that two variable is said to be linear correlation. કે લિનિયર એક લાઈન સરખું જાય છે, લાઈનમાં જાય છે, લિનિયર છે, that we can say, that we can conclude if the points are going up in a straight line or going down in a straight line when you have plotted them on the graph. Now going further down the chapter, अभी जो explanation मैंने जो start किया है उसमें मैं ये सारे ग्राफ भी आज आपको समझाने वाला हूँ। तो लीनियर कोरिलेशन क्या हो गया? लीनियर कोरिलेशन क्या हो गया कि हमने x और y के जो भी वैल्यूज है उनको ग्राफ में हमने प्लॉट कर दिया है, और वो सारे पॉइंट्स जो हमने ग्राफ पे प्लॉट किए हैं उनको हम वो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल जाएगा, या तो वो लाइन ऊपर की तरफ जाएगी या तो वो लाइन नीचे की तरफ जाएगी। तो इस तरह से जब वो लाइन में आएंगे सारे पॉइंट्स तो उसे हम लीनियर कोरिलेशन कहेंगे। ओके, तो दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन, लीनियर। तो कोरिलेशन क्या है? दो वेरिएबल। लीनियर क्या है? ग्राफ में पॉइंट वो एकदम लाइन के में एक स्ट्रेट लाइन में वो जाएंगे, ठीक है। देन वी सी द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। नाउ आई एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला कुछ याद आ रहा है? थोड़ी देर पहले समझाया डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो उसी के बेसिस पर ये टाइप्स ऑफ कोरिलेशन हम डिसाइड करते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। जो से जैसा अभी हमने एक्सप्लेनेशन देखा कि भाई एक की वैल्यू साइमल्टेनियसली अगर कॉस की वैल्यू चेंज हो रही है तो इफेक्ट की भी वैल्यू सेम डायरेक्शन में चेंज हो रही है, सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रही है, तो वो पॉजिटिव माना जाएगा। लेकिन अगर एक की वैल्यू बढ़ रही है दूसरे की वैल्यू डाउन हो रही है तो हम उसे नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। मतलब जिन वेरिएबल्स में हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखेगी, डायरेक्ट इफेक्ट जिसमें हमें दिखेगी वो पॉजिटिव कोरिलेशन माना जाएगा, जिसमें हमें इनडायरेक्ट रिलेशनशिप दिखेगी कि जिनमें एक की वैल्यू बढ़ी दूसरे की वैल्यू डाउन हुई तो वो हम नेगेटिव कोरिलेशन उसको कहेंगे। नाउ पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है देखो जरा, व्हेन द चेंज इन द वैल्यू ऑफ टू कोरिलेटेड वेरिएबल आर इन द सेम डायरेक्शन। नाउ सेम डायरेक्शन का मतलब क्या? डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या? इफ value of one variable is increasing, the other will also increase. If the value of one variable is going down, the other will also go down. तो उसे भी पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। मार्क दिस पॉइंट प्रॉपरली, गलती नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि दोनों एक ही साथ ऊपर चढ़ेंगे, ऐसे शिक्ष बताएंगे, ऐसा नहीं है। The changes will be in the same direction. Try to understand that. The change will be in the same direction. मतलब if value of one variable increase, the other will also increase. If one decrease, the other will also decrease. Then also it is said to be positive correlation. तो उसमें example देखो क्या है? Price and supply. Price and supply. Price increases, supply automatically it will increase. Price decrease, supply will also go down. कम भाव में मैं क्यों सप्लाई करूं भाई? आई वॉन्ट मोर प्राइजेस।
देन हाइट एंड वेट, जितनी ज्यादा हाइट उतना वेट उसके प्रोपोर्शन में होना चाहिए। नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड एक्सीडेंट्स ऑन द रोड्स, एग्जांपल देखो पॉजिटिव कोरिलेशन के, जितने ज्यादा व्हीकल्स होंगे उतनी ज्यादा रास्तों में ठुकाई होगी, एक्सीडेंट होंगे, जितने कम व्हीकल उतने कम एक्सीडेंट्स, कॉमन सेंस। तो वो हो गया पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या बोलता है? व्हेन द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ टू कोरिलेटेड वेरिएबल्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब वन विल इंक्रीज द अदर विल डिक्रीज, द वन विल डिक्रीज द अदर विल इंक्रीज, तो वो हो गया नेगेटिव कोरिलेशन। तो वो हमारा हो जाता है नेगेटिव कोरिलेशंस। So when the changes in the value of two correlated variables are in the opposite direction, opposite, ઊંધી દિશામાં જઈ રહ્યા છે બંને વેરિયેબલ, then the correlation is said to be negative. For example, minimum day temperature and sale of woolen clothes, मतलब जितना मिनिमम टेम्परेचर कम जाएगा, जितनी ठंडी बढ़ेगी, टेम्परेचर जितना कम होता जाएगा उतना वुलन क्लोथ्स का सेल बढ़ता जाएगा। प्राइस एंड डिमांड, प्राइस अप डिमांड डाउन, कॉमन सेंस, व्हाई विल आई बाय एट अ हायर प्राइस, द डिमांड विल गो डाउन। द सेल ऑफ पेप्सी एंड अ सेल ऑफ कोको कोला, पेप्सी का सेल बढ़ेगा तो कोको कोला हुर्रे, या तो कोको कोला बढ़ा तो पेप्सी सलमान खान फिर नहीं बेच पाएगा। रणबीर कपूर कोको कोला, रणबीर कपूर तो सलमान खान, व्हाट अ फ्रेंड यार, वो नहीं कर पाएगा। सेल ऑफ पेप्सी एंड सेल ऑफ कोको कोला, तो दे आर इनटू अ नेगेटिव कोरिलेशन। वैसे में है दो वेरिएबल ही होंगे, लेकिन हमेशा हमको दो वेरिएबल में ही देखना है। अब एक नया डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये नया है, हमने अभी तक जो देखा वो है डेफिनेशन ऑफ लीनियर कोरिलेशन, अब ये है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब ऊपर हमने जितने भी पॉजिटिव कोरिलेशन के एग्जांपल देखे, नीचे जितने भी नेगेटिव कोरिलेशन के एग्जांपल देखे, अब ये जो सारे एग्जांपल देखे हैं, अब हमें क्या करना है, द मेजर, इनके बीच में हमको मेजर करना है कि कितना रिलेशनशिप है, कितना ज्यादा, कितना मजबूत संबंध है। लेट्स क्वांटिफाई देम, लेट्स पुट इट इन अ न्यूमेरिकल फॉर्म, कि इनके बीच में संबंध कितना है। पॉजिटिव संबंध है तो उसको भी न्यूमेरिकल वैल्यू में ढूंढते हैं, नेगेटिव संबंध है तो उसको भी न्यूमेरिकल वैल्यू में ढूंढते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट कि भाई व्हाट इज द संबंध, कि भाई संबंध अगर है तो उसका स्ट्रेंथ कितना है, व्हाट इज द मेजरमेंट, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो वो जो हम न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उससे हम कहेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मतलब हमने जितने भी अभी तक एग्जांपल्स देखे उनके बीच में कोरिलेशंस था, अब कोरिलेशन अगर है तो अब हम उनको न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर करना चाहते हैं, वी वांट टू मेजर देम इन न्यूमेरिकल टर्म्स। तो उसकी स्ट्रेंथ हमें मेजर करनी है। तो देखो, द मेजर of the strength of a linear correlation between the two correlated variable is correlation coefficient. It will be denoted by R. The correlation coefficient is a numerical value. मतलब अगर हाइट एंड वेट के बीच में रिलेशनशिप है तो कितनी है, एक्सप्रेस करो न्यूमेरिकल टर्म्स में कि कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है, उसको आप एक्सप्रेस करो। प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप है, यस, तो उसकी स्ट्रेंथ उसको एक्सप्रेस करो न्यूमेरिकल टर्म्स में कि स्ट्रांग रिलेशन છે કે વીક રિલેશનશિપ છે, એ તમે એક્સપ્રેસ કરો ન્યુમેરિકલ ટર્મ્સમાં। તો એ જે ન્યુમેરિકલ ટર્મ્સમાં આપણે જે એક્સપ્રેસ કર્યું इसको हम कहेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एंड दैट इज डिनोटेड बाय R, that will be denoted by R. The correlation coefficient is a numerical value of a correlation which shows the strength or the degree of a linear correlation between the two correlated variables. This measure was first suggested by Carl Pearson, but mark that one marker MCQ कि भाई इसको सजेस्ट किसने किया था, कार्ल पियर्सन ने। और हम जब भी कोई भी सम करेंगे जिसमें हमें R कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू ये भी अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना, इट विल बी बिटवीन -1 to +1। whatever things you are watching in this video, you need to put it down in your notebook, huh?
सारी चीज़ें तुमको नोटबुक में लिखनी है। तो जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम मेजर करेंगे तो उसका आंसर हमेशा -1 और +1 के बीच में ही आएगा 110%। इफ इट गोज बियॉन्ड दिस वैल्यू इट मीन्स देर आर सम कैलकुलेशन मिस्टेक्स। -1 से +1 के बीच में आएगा। +1 विल शो अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, -1 विल शो अ नेगेटिव रिलेशनशिप। +1 है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप बताएगा, -1 है तो नेगेटिव रिलेशनशिप बताएगा कि वेरिएबल्स के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, लेकिन आर की वैल्यू कोरिलेशन कोएफिशिएंट वो अलग है, जो मेजर करता है स्ट्रेंथ उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही आएगी। अब हम जा रहे हैं मेथड्स ऑफ स्टडिंग द कोरिलेशंस। मेथड कि भाई ये कोरिलेशन है, दो वेरिएबल दिए हैं उनके बीच का अगर संबंध है, उनको अगर मुझे स्टडी करना है, अगर वो मुझे जानना है, तो हमारे पास कितनी मेथड्स हैं? तो वी हैव 3 मेथड्स। फर्स्ट, स्कैटर डायग्राम मेथड विच आई वुड से इट्स अ ग्राफिकल मेथड। सारी चीजें ग्राफ पर एक्सप्लेन करके, ग्राफ ड्रॉ करके हम बताएंगे कि कैसा रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में। देन कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड विच इज फुल ऑफ फॉर्मूलाज। Carl Pearson product moment method is full of formulas wherein we'll be applying the formula, we'll be finding out the correlation coefficient R, which will help us to even understand the strength between the two correlated variables. And the third is the Spearman rank correlation method. Now we'll go simultaneously to all the methods one by one. Simultaneously एक साथ नहीं, मतलब एक साथ नहीं जाएंगे, एक एक करके हम समझेंगे कि भाई स्कैटर डायग्राम मेथड में क्या आएगा, कार्ल पियर्सन में क्या आएगा, स्पीयरमैन में क्या क्या आएगा। तो शुरू करते हैं स्कैटर डायग्राम मेथड से। एज आई टोल्ड यू इट्स अ ग्राफिकल मेथड। ये मेथड कैसी है? ग्राफिकल मेथड है। तो उसकी डेफिनेशन क्या दी है? देखो उसकी डेफिनेशन हमको क्या दी है। दिस इज अ सिंपल मेथड ऑफ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टू कोरिलेटेड वेरिएबल टू फाइंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करना, नेचर ऑफ कोरिलेशन। Scatter diagram method will help me to find only the nature of correlation. Nature underline करो, most important theory है। This method is mostly used for determining the nature of correlation. Moreover, it also gives idea about the strength। कि एक खाली idea आपसे, दिस मेथड विल ओनली गिव अस द आइडिया कि दो वेरिएबल के बीच में कैसा कोरिलेशन है, उसका आइडिया देगी, लेकिन हमको उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। स्कैटर डायग्राम मेथड से हमको वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब कैसा रिलेशनशिप है वो पता चलेगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैसा रिलेशनशिप है वो पता चलेगा, नेचर पता चलेगा, दैट इज कॉल्ड नेचर। पॉजिटिव है नेगेटिव है, दैट इज सेड टू बी द नेचर ऑफ कोरिलेशन, वो पता चलेगा। लेकिन व्हाट इज द स्ट्रेंथ, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, वो हमें नहीं पता पड़ेगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा। सम ideas will not get the exact value. Okay, now the definition given about the scatter diagram, suppose x1 y1 x2 y2 they are all ordered pairs of n values of two variables x and y. The values of variable x on x axis and y on y axis मैंने plot कर दिया है by taking proper scale. Then the graph which shows all these points will be known as the scatter diagram method, will be known as the scatter diagram. मतलब कोरिलेशंस में जो दो वेरिएबल दिए होंगे जिसको हम x और y को डिनोट करेंगे, कॉज एंड इफेक्ट जो है उसको फिर जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, प्रॉपर स्केल लेके सारे पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर दिया, तो दैट मेथड इज सेड टू बी स्कैटर डायग्राम मेथड। द नेक्स्ट स्कैटर डायग्राम मेथड में 5 ग्राफ हमको गो थ्रू करना है। वी नीड टू गो थ्रू विथ 5 ग्राफ्स in scatter diagram method, and that graph will complete, all that 5 graph will complete the scatter diagram method. The first graph, what does this says? The pattern of the points of a scatter diagram shows the nature or the type of the correlation or the strength. अब देखो ये पहला ग्राफ है, पहला स्कैटर डायग्राम मेथड का ग्राफ है, जहां पर हमको देखो y एक्सिस x एक्सिस दिया है। अब तुम अगर पॉइंट्स को अगर तुम ध्यान दोगे, ये सर्कल्स को तुम ध्यान दोगे, they are going in a straight line and going upwards. देखो सारे डॉट्स एक स्ट्रेट लाइन में हैं and they are going upwards. तो देखो if all the points of a scatter diagram lie on one line and if that line is going upward from left to right, underline कर लेना, it shows
परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। कैसा है रिलेशनशिप? सारे ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब x की वैल्यू, y की वैल्यू, दे आर ऑल राइजिंग राइजिंग राइजिंग। मतलब एक की वैल्यू बढ़ी, दूसरे की वैल्यू भी बढ़ रही है, सेम डायरेक्शन में, सेम प्रपोर्शन में, एंड सारे पॉइंट्स एक लाइन में आ रहे हैं, तो वी से दैट इट्स अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब इसमें आर का आंसर हमारा +1 आता है। आर का आंसर ऐसे जब परफेक्ट लाइन में जाता है तो आर का आंसर विल बी +1। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ऑल द पॉइंट्स आर गोइंग अप इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मेरे को नेचर पता चल गया कि पॉजिटिव है, अपवर्ड राइजिंग है तो पॉजिटिव है। द नेचर आई कैन easily make it out with the help of the scatter diagram. If the graph is going upward, positive, going downward, negative. नेचर ऐसे पता चल जाएगा हमको। तो पहला परफेक्ट पॉजिटिव था। दूसरा, बेटा आई 100% ट्रस्ट यू, तुम इतने स्कॉलर बच्चे हो ना, क्या बताऊं मैं तुमको। एक ग्राफ खाली एक बार समझा दिया ना, फिर दूसरे तो अब सारे ग्राफ तुम ऐसे ऐसे सीखोगे, दिना दिन धा करके ऐसे सीख जाओगे। देखो सेकेंड ग्राफ क्या बोल रहा है, सारे पॉइंट्स आर गोइंग डाउनवर्ड्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो, इफ ऑल द पॉइंट्स of a scatter diagram lie again on one line, and if that line is going in a downward direction from left to right, then it shows perfect negative correlation between those two variables. It's a perfect negative correlation if the things are going downwards. मतलब एक की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन दूसरे की वैल्यू नीचे जा रही है, इसलिए ग्राफ भी हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन इन अ स्ट्रेट लाइन, परफेक्ट नेगेटिव। तो आर का आंसर हमारा यहाँ पर -1 आएगा। द वैल्यू ऑफ आर ओवर हियर, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन विल बी -1। सर और क्या सिचुएशन हो सकती है? चलो देखें और क्या सिचुएशन हो सकती है। अब देखो पहला वाला डायग्राम जो हमने देखा उसमें देखो सारे पॉइंट्स ऊपर की तरफ जा रहे थे लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में थे। यहां पर क्या हो रहा है देखो, द पॉइंट्स आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन बट दे आर ट्राइंग टू गो अपवर्ड। ऐसे जा रहे हैं, ऊपर ऊपर जा रहे हैं। मतलब x की वैल्यू एक अगर प्रपोर्शन में बढ़ रहे हैं तो y की वैल्यू सेम प्रपोर्शन में नहीं बढ़ती है। y की वैल्यू सेम प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रही है लेकिन वो बढ़ रही है। तो पॉइंट्स क्या है, एक लाइन में नहीं है बट दे आर ट्राइंग टू गो अपवर्ड। So again, when they are trying to move upward, they are said to be partial positive correlation. इसे हम कहेंगे they are partial positive। एक लाइन में ऊपर नहीं जा रहे but they are going डॉट 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 जा तो रहे हैं ऊपर लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहे, तो पार्शियल पॉजिटिव है। तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव है, वो तो समझ में आ गया। एक लाइन में जाएगा तो परफेक्ट, ऐसे छूटा छूटा जैसे जेमा लाइन ड्रॉ नहीं करी सके और छूटा छूटा ऊपर जैसे, तो पार्शियल पॉजिटिव केसु। नाउ व्हेन द आंसर इज पार्शियल पॉजिटिव, व्हेन द आंसर इन अ स्कैटर डायग्राम इट इज अ पार्शियल पॉजिटिव, इट मींस हमारी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ सकती है। 0 से 1, अब 0 से 1 में तो कितनी सारी वैल्यूज आ सकती है ना। तो स्कैटर डायग्राम का ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि हमको नेचर के बारे में पता चल गया, पॉजिटिव है, नेचर ना विषय खबर पड़ी गई पॉजिटिव छे, पण हमें वैल्यू શું હશે આ ગ્રાફ પરથી મને નહીં મળે, આ ગ્રાફ પરથી મને નહીં મળે। एंड दैट इज व्हाई व्हेन वी वर डूइंग द थियरी इट सेज कि ये मेथड खाली नेचर जानने के लिए यूज होगा, वाइडली यूज टू नो द नेचर। स्ट्रेंथ क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, उसके लिए ये मेथड नहीं बना है, उसके लिए ये मेथड नहीं बना है। सो इफ द पॉइंट्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन गोइंग अपवर्ड पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव, तब आर का आंसर +1 है। लेकिन पार्शियल होगा तो 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है। उसी तरह से ये सारे पॉइंट्स ऐसे छूटे छूटे छवाए नीचेनी तरफ આવે છે, छुट्टा छवाયેલા નીચેની तरफ આવે છે। yes, you guessed it right, partial negative। if the points are going downwards then it is partial negative but they're not going in a straight line। तो यहाँ पर वैल्यू -1 से 0 के बीच में कोई भी आ सकती है। द वैल्यू कैन लाई बिटवीन -1 to 0 if it's a partial negative correlation। ओके, सो पहला स्कैटर डायग्राम पढ़ा परफेक्ट पॉजिटिव, दूसरा परफेक्ट नेगेटिव, तीसरा पार्शियल पॉजिटिव, चौथा पार्शियल नेगेटिव। नेचर समझ में आ रहा है, नेचर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इफ द ग्राफ इज गोइंग अप पॉजिटिव, ग्राफ गोइंग डाउन नेगेटिव,
एक लाइन में परफेक्ट पॉजिटिव, एक लाइन में नीचे परफेक्ट नेगेटिव, ऊपर डॉट्स पार्शियल नेगेटिव, नीचे डॉट्स पार्शियल नेगेटिव, ऊपर डॉट्स पार्शियल पॉजिटिव, सॉरी पार्शियल पॉजिटिव, नीचे डॉट्स पार्शियल नेगेटिव। एक और है, एक और है, ओ अब देखो ये वाला डायग्राम है ना, मेरे को साइंस की याद दिलवा देता है। साइंस में हम अगर कोई अमीबा है या तो किसी वायरस का अगर हम किसी को माइक्रोस्कोप से अगर हम देख रहे हैं किसी वायरस को, तो इस तरह का एक डायग्राम कुछ हमको देखने को मिल रहा है कि जहां पर पॉइंट इस तरह से प्लॉट हुए हैं, ना तो ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन बन सकती है ना तो नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन बन सकती है, खाली ये डॉट ऐसे सर्कुलर हैं। तो रिलेशन किस तरफ किस ओर जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है किस ओर है समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा डायग्राम अगर हमको देखने को मिलता है कि जहां पर पॉइंट्स हमने प्लॉट तो कर दिए हैं लेकिन ना एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ना अपवर्ड जा रहे हैं ना डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो इसको देख के हम बताएंगे कि दो वेरिएबल के बीच में देयर इज अ लैक ऑफ रिलेशनशिप, देर इज अ लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन, ऐसा हम बोलेंगे। ऐसा नहीं कि भाई संबंध ही नहीं है, देर इज लैक ऑफ कोरिलेशन, मतलब इनमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप या तो नेगेटिव पॉजिटिव वो देखने को नहीं मिल रहा है। देर इज अ लैक ऑफ कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, मतलब दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। उसका सिंपल मैं एग्जांपल दूं, सेल ऑफ पेट्रोल एंड सेल ऑफ मोबाइल फोन्स, they are not related to each other, right? सेल ऑफ पेट्रोल वो इंडिपेंडेंटली सेल होता है, मोबाइल फोन इंडिपेंडेंटली सेल हो रहा है, दोनों का एक दूसरे पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो वी से के वी फाइंड लैक ऑफ कोरिलेशन बिटवीन दिस टू वेरिएबल। अगर पेट्रोल का सेल बढ़ रहा है तो उससे मोबाइल के सेल को कुछ अफेक्ट नहीं होने वाला है। आर यू गेटिंग इट? जैसे अगर रेनफॉल है, बारिश हो रही है, तो उसमें बारिश अगर हो रही है तो उसमें वुलन क्लोथ्स का सेल नॉट रिलेटेड। रेनी सीजन में तो रेनकोट का सेल बढ़ेगा ना, वुलन क्लोथ्स का सेल कैसे बढ़ेगा? सो उनके बीच में रिलेशनशिप हमको देखने को कोई मिलती नहीं है, तो वी कॉल इट एज लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन, वी कॉल इट एज लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन। अब हमने स्कैटर डायग्राम के ये 5 देख तो लिए हैं, अब ये स्कैटर डायग्राम के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी हम गो थ्रू कर लेते हैं। मेरिट्स देखो क्या है, मेरिट्स ज्यादा है, लिमिटेशन एक है लेकिन बहुत सबसे बड़ा लिमिटेशन है। मेरिट्स क्या है? इट्स अ सिंपल मेथड टू नो द कोरिलेशन, सिंपल मेथड है, ग्राफ पेपर लो, एक्स वाई वेरिएबल, एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल को एक्स एंड वाई के लाइन पे प्लॉट कर दो तो इजीली हमको पता चल जाएगा नेचर ऑफ कोरिलेशन। मैथमेटिकल नॉलेज लेस रिक्वायर्ड, क्योंकि पॉइंट्स देख के हमें खाली ग्राफ में एक प्रॉपर स्केल लेना है, स्केल एक्स वेरिएबल्स के लिए वाई वेरिएबल्स के लिए एक प्रॉपर स्केल लेना है, वो स्केल लेके फिर हम इजीली ग्राफ बना लेंगे, तो मैथमेटिकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। इट गिव्स अस आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन, यस स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा, परफेक्ट पॉजिटिव है पार्शियल पॉजिटिव है, परफेक्ट नेगेटिव है पार्शियल नेगेटिव है, या तो लैक ऑफ कोरिलेशन है। देन द स्कैटर्डनेस ऑफ द पॉइंट सजेस्ट वेयर द कोरिलेशन इज लीनियर और नॉट, एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो लीनियर, स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो इट इज नॉन लीनियर। There is difficulty in judging the nature of correlation if some pairs of extreme observations are present in the data, मतलब वैल्यू एक्सट्रीम्स है, मतलब x और y की ऐसी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं कि भाई हम जब उसको ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं तो वो प्लॉट स्ट्रेट लाइन या तो ऊपर की तरफ बहुत दूर दूर से जा रहे हैं, तो उस टाइम पर जज करना हमको बहुत मुश्किल है जब एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस हमको दिए होंगे, जिनका प्लॉट करना ग्राफ पर हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? तो उस टाइम पे एक मिनट सॉरी देयर इज नो डिफिकल्टी इन जजिंग द नेचर ऑफ कोरिलेशन। यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, देयर इज नो डिफिकल्टी, मेरिट्स है ना, देयर इज नो डिफिकल्टी इन जजिंग द नेचर ऑफ द कोरिलेशन इफ सम ऑफ द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन आर प्रेजेंट। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस अगर हमको दिए हुए हैं तो भी
कोरिलेशन का नेचर जज करने में, अब देखो वो पॉइंट को प्लॉट करने में, मैं ग्राफिकल मेथड से सोच रहा था, पॉइंट्स को प्लॉट करने में तकलीफ होगी, लेकिन नेचर कैसा है वो तो आराम से पता चल जाएगा। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन दिए, ग्राफ बनाने में तकलीफ होगी, लेकिन एक बार ग्राफ बन जाएगा तो नेचर तुरंत हमको पता चल जाएगा। नेचर के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव है, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव है। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन को ग्राफ में डालने में तकलीफ होगा, लेकिन कैसा नेचर ऑफ कोरिलेशन है उसको जज करने में कोई तकलीफ नहीं होगा। देयर विल बी नो डिफिकल्टी इन जजिंग, कोरिलेशन को जज करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। सॉरी अबाउट द एक्सप्लेनेशन, पहले थोड़ा मैं बौखला गया था, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन को देके मैं एक्सट्रीम हो गया था। तो पॉइंट ये है कि एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन को प्लॉट करने में थोड़ी तकलीफ होगी, वैल्यूज बहुत हाई होंगे, दूर दूर होंगे, लेकिन एक बार प्लॉट करने के बाद नेचर तो पता चल जाएगा कि कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव लैक ऑफ कोरिलेशन क्या है वो पता चल जाएगा। द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ स्कैटर डायग्राम मेथड यही है, सबसे बिगेस्ट लिमिटेशन, कि इट विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ कोरिलेशन, कि कैसा कोरिलेशन है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके बारे में वो बताएगा, but it does not give the degree of correlation, the strength, the numerical value, वो हमें इस मेथड से पता नहीं चलेगी। तो दैट इज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ अ स्कैटर डायग्राम मेथड, कि मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता चलेगी कि व्हाट इज द टाइप ऑफ कोरिलेशन, उनके बीच में स्ट्रेंथ क्या है, उनकी डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, वो स्कैटर डायग्राम मेथड में नहीं पता चलेगी। इसलिए वी गो फॉर कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, कि जहाँ पर हमको डिग्री के बारे में भी पता चलेगा, नेचर के बारे में भी पता चल जाएगा। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ख़त्म करते हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। Please make all the notes from the video, draw all the graphs in your notebook, each and every notes you write it down in your notebook. Okay, chalo bye, take care, stay safe, take care, be safe.